बच्चों, इस वीडियो में आप 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय की जो संख्या में वृद्धि हुई है, नामांकन और अध्यापकों की भर्ती में जो हुई है, उसको आप इंडेक्स के जरिए देखें। 2016-17 तक के डेटा है ये। 50 और 51 से लेकर 2016-17 तक की डेटा आप देखो, लगातार महाविद्यालय की संख्याओं में वृद्धि हुई है। 750 से लेके लास्ट में 2016-17 का 2016-17 की जो संख्या है वो आप देख रहे हैं 42,338 कॉलेज खुल चुके थे 16-17 तक। और यूनिवर्सिटी की संख्या देखो आप, 1951 में 30 यूनिवर्सिटी थी, 16-17 तक 795 यूनिवर्सिटियाँ हो गई। विद्यार्थियों की संख्या देखो आप, शुरू में 51 में 2,63,000 ही थे, लेकिन लास्ट तक आते आते आप संख्या देख सकते हैं 294, 27,158। ठीक है, तो संख्या विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। शिक्षक और यूनिवर्सिटी और कॉलेज 24,000 और नीचे आप देख सकते हैं 14,70,190 तक जो है कॉलेज और ये हो चुके हैं आपके। और फिर देखिए आप, आइए चर्चा करें। सारणी 2.1 की कक्षा में चर्चा करें। निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेजों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? तो विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए, तो विद्यार्थियों की संख्या आप देखिए कितनी है, उसको देखते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है ये। क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? तो विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि जो है विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए और उनके रिजल्ट और परिणाम और परीक्षाओं को देखते हुए तो बढ़नी चाहिए विश्वविद्यालयों की संख्या, क्योंकि 2016-17 तक 795 ही है, तो इतनी संख्या को देखते हुए तो इनमें वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा 50 से 51 और 98 से 99 तक शिक्षकों में कितनी वृद्धि हुई? तो 50 से 51 में और आप 98 99 तो आप देखो शिक्षकों में वृद्धि तो 24,000 ही थे 51 में, तो उसके बाद 3,42,000 हो गए, तो वृद्धि तो हुई है, दिख रही है। भावी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बारे में आपका क्या विचार है? आजकल जो है आने वाले समय में विद्यार्थियों की जागरूकता को देखते हुए कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में डिग्री प्राप्त करना हर विद्यार्थी के लिए एक अचीवमेंट है, एक सपना है, क्योंकि हर विद्यार्थी अपनी 3 साल की डिग्री पाने के लिए इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेता है। और आने वाले समय में 2021 में और 2022 में नई शिक्षा नीति आ रही है, और नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे मापदंड चेंज हो चुके हैं, जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए ही नवीन मापदंड होंगे, तो उनके उसी हिसाब से उनके उद्देश्य भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्वास्थ्य। तो पाठ में स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ते हैं। स्वास्थ्य यानी फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, आपको पता है। कोई भी फर्म हो उसका उद्देश्य एक ही होता है, लाभ कमाना। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होती है जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? सही बात है, ऐसी कोई भी फर्म नहीं है। अगर व्यक्ति बीमार है तो उसे कोई काम पर रखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हर फर्म में व्यक्ति को स्वस्थ होकर काम करना बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को बनाए रखने, प्राप्त करने, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान दे सकता है जो स्वस्थ हो। उसके बाद आप नीचे परिभाषाएं देखिए बच्चों। शिशु मृत्यु दर, और आप लिखना भी सही इसको। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है और मृत्यु दर क्या होती है? सबसे पहले शिशु मृत्यु दर की परिभाषा देखो। शिशु मृत्यु दर से मतलब है 1 वर्ष से कम आयु, 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु से है। 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। दूसरा, जन्म दर क्या होती है? एक विशेष अवधि में प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है, और 1,000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए तीनों परिभाषाओं के नाम, कि जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है और शिशु मृत्यु दर क्या होती है। जनसंख्या 1,000 के आधार पर हम इसको संख्याओं को देखते हैं। फिर आप देखिए कि समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा अगर
व्यक्ति बीमार होगा तो। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्र नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया। बच्चों, इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की जो इच्छा होती है वो बढ़ जाएगी और 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई है। लोगों की जीने की जो आयु है वो 68 वर्ष हो गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई है, यानी शिशु के मरना बंद हो गए। और इसी अवधि में जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर जो है 6.4 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा, माताओं के साथ बच्चों की देखभाल, पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। तो बच्चों की अच्छी देखभाल और पोषण अगर अच्छा हो तो शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हो सकती है। आइए चर्चा करें 1951 से 2015 तक कितने औषधालय यानी हॉस्पिटलों में वृद्धि हुई है। 51 से 2015 तक डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो आप ये चार्ट देखिए। सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, अस्पताल, बिस्तर, डॉक्टर, पंजीकृत डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी। तो आप 2013, 2014, 15, 16 और 2017 तक के आंकड़े आप देख रहे हैं। तो आप देखिए लास्ट में 2017 तक जो है कितने हॉस्पिटल हैं, तो 1,87,505 हॉस्पिटल। उसके अलावा डॉक्टर पूछ रहा है, तो डॉक्टर देखिए आप 13 में 45,000 थे और 2017 तक आते आते 1,07,982। 45,000 2013 में 45,106 थे और उसके बाद 45,106 थे। उसके बाद 3,35,000 हुए। उसके बाद 20,422 और हुए, फिर 25,000 और हुए और इस प्रकार 17,982 2017 में डॉक्टरों का जो है रेशो पंजीकृत डॉक्टर हुए हैं। और नर्सिंग कर्मियों की भर्ती भी लगातार आप देख ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती में वृद्धि पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों? डॉक्टरों और नर्सों की वृद्धि पर्याप्त नहीं है क्योंकि जितने लोग हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं और नर्सिंग कर्मी भी नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इनकी कमी। दूसरी बात कि ये डॉक्टर और नर्सें जो है वो शहरी क्षेत्रों में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन गाँव में डॉक्टरों के आज भी कमी है और नर्सिंग स्टाफ की आज भी कमी है। किसी अस्पताल में आप और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहोगे? आप जानते हैं आज की आधुनिक प्रणाली को देखते हुए बहुत सारे हॉस्पिटल नई लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिनमें सभी प्रकार की टेक्निकल सारी मशीनरी लगी हुई हैं, जहां रोगी जो है अच्छे से ठीक हो सकता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा महंगा भी है। तो सभी सुविधाएं होनी चाहिए सरकारी अस्पतालों में। आप हाल ही में जिस अस्पताल में गए उस पर चर्चा करें तो आपने जेएलएन हॉस्पिटल का नाम तो सुन ही रखा है। जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल बहुत पुराना हॉस्पिटल है और ज़्यादातर जो मरीज़ हैं उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। इस सारणी का प्रयोग करते समय आप एक आरेख बना सकते हैं। जिस अस्पताल में आप गए वहाँ कितने बिस्तर हैं, अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, अस्पताल में कितनी नर्सें हैं, आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं, आपके इलाके में कितने औषधालय हैं, इनका जवाब आप मुझे देंगे। ठीक है। भारत में अनेक ऐसे स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं नहीं हैं। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज हैं। कितने? 381 मेडिकल कॉलेज, 301 डेंटल कॉलेज है। केवल 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों में से अधिक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ मिलेंगे। और हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में भी सब जगह तो नहीं है, लेकिन जहाँ है जैसे जयपुर है,
ठीक है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जेएलएन मेडिकल कॉलेज, कोटा मेडिकल कॉलेज, उदयपुर मेडिकल कॉलेज। तो ये कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर जो हर ज़िले में हैं, और उसके अलावा अगर और हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बहुत ज़रूरी है,